हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराचीज एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का कोड है 7115/12 का पेपर है अक्टूबर नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Vernico is a bored with her work in a large factory. As a creative person, she would like to leave and start a flower shop. Vernico has asked about microfinance and prepared a cash flow forecast. An extract is shown in table 3.1. Vernico has also carried out some market research and find out that the demand for flower is likely to be high during festivals. She thinks she has a right characteristics to be a successful entrepreneur. वर्निको एक बड़ी फैक्ट्री में काम कर रही थी और वहाँ से वो काफ़ी बोर हो गई। एज ए क्रिएटिव पर्सन वो चाह रही थी कि अपना खुद एक फ्लावर शॉप का स्टार्ट करें। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के बारे में पता किया और फिर अपना कैश फ्लो भी बनाया। उसका एक्सट्रैक्ट जो है, ये एक्सट्रैक्ट उसका दिया हुआ है कि मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 में कितना कैश इन होगा, कैश आउट है, नेट कैश फ्लो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये कुछ बनाया। अच्छा, कुछ मार्केट रिसर्च भी किया वर्निको ने कि ड्यूरिंग फेस्टिवल जो है फ्लावर्स की डिमांड बड़ी बढ़ जाती है और उस वर्निको का अपना ख्याल है कि वो उसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स है कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं। तो ये है, और ये टेबल 1 दिया हुआ है 3.1। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1A। डिफाइन माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑब्लिक स्मॉल लोन्स टू पुअर पीपल नॉट सर्व बाय ट्रेडिशनल बैंक्स। माइक्रो फाइनेंस जैसे नाम ही है, माइक्रो यानी छोटे बेसिस पे आप लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि आज जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक या जो लिस्टेड बैंक्स है वो नहीं दे रहे होते हैं। जो छोटे बिजनेस जितने होते हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है या होम बेस्ड इंडस्ट्री है, नॉर्मली उनको जो लोन देते हैं वो माइक्रो फाइनेंस लोन कहा जाता है। ठीक है जी, ये 2 नंबर का सवाल है। नंबर 2 एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि वर्निको नाउ थिंक्स दैट द कैश फ्लो इन मंथ 3 विल बी $1,500। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम देखें तो कैश थर्ड मंथ में दे रहे $2,000। अब ये कह रहे हैं कि $2,000 के बजाय अगर $1,500 कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 1,500 माइनस 1,200 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900। अच्छा, 900 में से जब ये 1,200 माइनस चला जाएगा तो ये आ जाएगा 300। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, जो कि अगर आप इसको देखें तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि नेट कैश फ्लो इन 3 मंथ इज़ 300 आ जाएगा और उसका अगर क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा -9,000 का। अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? अभी है -400। ठीक है जी, क्योंकि 2,000 में 1,500 माइनस कर दिया तो ये 900 आ जाएगा। ये सॉरी 15,000 यहाँ पे आ गया, फिर 1,200 माइनस हो गया तो ये 3,000 आ गया, 300 आ गया। 300 में से जब 1,200 माइनस हो गया तो ये 900 आ जाएगा। क्योंकि 500 का फ़र्क पड़ा है तो वो नेट भी आखिर में भी 500 का ही फ़र्क पड़ेगा, यानी -900। अभी -400 है। अब 500 इनफ्लो कम हो गया तो इसका मतलब आपका नेगेटिव भी 500 से बढ़ जाएगा, ये 400 के बजाय 900 हो जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल कैलकुलेशन है। 2 नंबर का सवाल है। सी ए स्ट्रेट फॉर रीज़न वाई अ बिजनेस माइट हैव कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। मतलब कि नॉर्मली जो बिज़नेस में कैश फ्लो की क्यों प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको 4 रीज़न बताते हैं। हमने ये काफ़ी सारे रीज़न आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। ये सवाल है 4 नंबर का। अच्छा, नंबर 1 क्या हो सकता है? लैक ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक डाउनसाइज और सीजनल डिमांड। हो सकता है कि आपके पास जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की है वो डिमांड कम हो, इकोनॉमिक डाउन टर्न हो या सीजनल डिमांड हो। फिर पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, नॉट प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट। ये हो सकता है कि आप जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप कैश फ्लो फोरकास्ट सही नहीं बना रहे, ये भी हो सकता है। अनेबल टू गेट बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट, ये भी हो सकता है कि आपको बैंक लोन नहीं मिले या ओवरड्राफ्ट नहीं मिले, तो जिसकी वजह से आपको पुअर कैश फ्लो हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स अलाउइंग कस्टमर टू मच क्रेडिट, ये भी हो सकता है कि आपने लोगों को क्रेडिट पे बहुत माल दे दिया है और उनसे पैसे रिकवर नहीं हुए। जब ज़ाहिर है उनसे पैसा रिकवर नहीं होंगे तो फिर आपके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा।
अच्छा, नॉट एबल टू परचेज मेटल्स ऑन क्रेडिट, पे सप्लाई टू सून। अब इससे ये आप इसमें ये है कि ज़्यादातर आप ये कर रहे हैं कि परचेजेस जो है सारी आप क्रेडिट पे कैश पे कर रहे हैं और लोगों से क्रेडिट नहीं ले रहे। इंक्रीज इन हाई वेरिएबल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल सच एज वेजेस टू हाई, जैसे आप वेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ओवर टाइम, ओवर स्पेंडिंग, बहुत सारी काफ़ी सारी लिस्ट डाउन की, आप इनको देख लीजिएगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाए हम डी पे। क्वेश्चन 3D, एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च एंड वन मेथड ऑफ सेकेंडरी मार्केट रिसर्च वर्निको कुड हैव यूज्ड। हमें जैसे मार्केट रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा है, अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा मेथड है जो प्राइमरी रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कौन सा मेथड है जो सेकेंडरी रिसर्च में हम इस्तेमाल करते हैं। मार्केट रिसर्च, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वायबिलिटी of a new service or product through research conducted directly with potential customers. Market research allow a company to discover the target market and get opinion and other feedback from consumer about their interest इन द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, आप क्या करते हैं मार्केट रिसर्च में, आप प्रोडक्ट अपनी जो एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस से के बारे में जो आपके पोटेंशियल कस्टमर उनसे आप फीडबैक लेते हो, डाटा बनाते हो और उसके बेसिस पे जो है फिर आप मार्केट के क्या ओपिनियन है, कस्टमर का क्या ओपिनियन है, तो आप अपने उनके फीडबैक के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप कर रहे होते हो। अच्छा, मेथड ऑफ प्राइमरी रिसर्च में क्या है। प्राइमरी रिसर्च इज़ अ रिसर्च यू कंडक्ट योर सेल्फ। प्राइमरी रिसर्च में होता क्या है, वो पहली रिसर्च कहलाती है और वो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रही होती है। ठीक है जी, और या हायर समवन टू डू फॉर यू, या तो आप अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ या टाइम नहीं है तो आप किसी और से करवाते हैं। इट इन्वॉल्व्स गोइंग डायरेक्टली टू अ सोर्स, यूजुअली कस्टमर एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इन योर टारगेट मार्केट, टू आस्क क्वेश्चन, गैदर इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च आर इंटरव्यू, टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन और फेस टू फेस। इसमें ये हो कि मार्केट रिसर्च में आप प्राइमरी रिसर्च होता है, इसमें आप टेलीफोन के ज़रिए, क्वेश्चनर के ज़रिए और फेस टू फेस जो है आप अपने बिज़नेस के बारे में पता कर सकते। तो इसमें ये वर्णिका ये कर सकते हैं कि ये क्वेश्चनर बना लें और क्वेश्चनर के ज़रिए लोगों से जो बिज़नेस के बारे में फ़ेस टू फेस पूछें कि आप फेस्टिवल में किस किस्म के फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका कितना परचेजिंग का ट्रेंड है, कितना वॉल्यूम है, क्या है। तो ये सब चीज़ें एक प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चनर के थ्रू ये कर लेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा डाटा मिल जाएगा। ये है कि प्राइमरी रिसर्च का मेथड। अब मेथड ऑफ सेकेंडरी रिसर्च क्या है। सेकेंडरी रिसर्च के हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट रिसर्च इंक्लूड्स डाटा दैट इज़ ऑलरेडी कंपाइल्ड एंड ऑर्गेनाइज फॉर यू। ऑलरेडी एक आपके पास सेकेंडरी रिसर्च का डाटा रखा हुआ है और आप उसको फिर कंपाइल करके कर रहे होते। एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स रिपोर्ट्स एंड स्टडीज़ बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड एसोसिएशन और अदर बिजनेस विद इन योर इंडस्ट्री। आपके जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री के जो इंफॉर्मेशन होती हैं या ट्रेड एसोसिएशन वाले होते हैं या मुख्तलिफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने खुद करवाते हैं और वो लोगों को लिए वो डाटा अवेलेबल अगर होता है तो आप पब्लिक लाइब्रेरी से भी जाकर वो डाटा ले सकती हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। एज बीइंग ऑफिशियल वुड प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डाटा एंड टू हेल्प हर टू इम्प्रूव कैश फ्लो फोरकास्ट। अच्छा, ये जो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं कि नंबर ऑफ़ कस्टमर कितने हैं, उनके एज ग्रुप क्या है, उनके परचेजिंग पावर क्या है, उनके इनकम क्या है, इस तरह के बहुत सारे और डाटा आपको अवेलेबल होते हैं। उन स्टैटिस्टिक्स और उन डाटा के बेसिस पे आप अपने कैश फ्लो फोरकास्ट बना सकते हैं और जो बिज़नेस की अदर रिक्वायरमेंट है कि आपको बिज़नेस कितने बिज़नेस में और इन्वेस्ट करना चाहिए या और मैं अपने मार्केट को कितना एक्सपेंड करूं और कौन कौन से मार्केट में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये दो मेथड है, आपने उन दोनों मेथड के बारे में डिफ़ाइन कर दिया। इसको आप और एक्सप्लेन करना चाहें तो और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इनफ है। 6 नंबर का ये सवाल है हमारा लास्ट। डू यू थिंक बीइंग अ क्रिएटिव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? जस्टिफाई योर आंसर। क्रिएटिव होना एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए? यस, बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो ज़रूरी है। हम इसको ज़रा देखते हैं। बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मीन्स मोर देन स्टार्टिंग न्यू वेंचर ओवर अदर डे, every other day. It means that right attitude toward a business and the determination and great to achieve success
A successful entrepreneur has always a strong sense of self confidence and healthy opinion of their skills and abilities. देखिए, हम जो बात कर रहे हैं क्रिएटिव तो है, मगर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। क्रिएटिव तो है, चलिए अच्छी बात है, मगर और भी बहुत सारे स्किल चाहिए जो उस क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर को उसके कैरियर में या उसके बिजनेस में सक्सेस दे सके। मिसाल के तौर पे क्या क्या है सक्सेसफुल, ये मैंने कुछ यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन की है। नंबर 1 है कि क्रिएटिविटी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, प्लानिंग है, नॉलेज है, सोशल स्किल है, ओपन माइंडेड टूवर्ड लर्निंग पीपल एंड इवन फेलियर। तो ये इतनी सारी करैक्टरिस्टिक्स है, ये सब होंगी तो एक एंटरप्रेन्योर कामयाब होगा। जस्ट आपका जो क्रिएटिविटी नॉट इनफ फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। रिस्क टेकर्स, क्योंकि रिस्क टेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है एक बिजनेसमैन की, क्योंकि जब तक वो रिस्क टेकर नहीं होगा, नहीं उसमें चैलेंजेस को कबूल नहीं करेगा, तो वो कैसे काम करेगा। एज नीड्स टू बी एबल टू मेक डिसीजन दैट माइट फेल, अदरवाइज विल नॉट नो वेदर एन आइडिया इज़ गुड और नॉट। चाहे बस जब तक रिस्क टेकर अपने आइडिया को टेस्ट नहीं करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो आया सही है या गलत है, ना। प्रिवर्जेंस, डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसके अंदर। अगर वो डिटर्मिनेशन होगा तो जब भी कोई कीप डूइंग गोइंग व्हेन फेस्ड प्रॉब्लम्स और कोई भी इश्यूज़ होगा, तो अगर उसके साथ डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन के साथ जॉब कर होगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाए। कम्युनिकेशन इज़ की फॉर बिजनेस, क्योंकि आपको अपने जो लोग हैं उनसे भी कम्युनिकेट करना, कस्टमर से, सप्लायर से, आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ उनसे। तो इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल देन यू कैन ईज़िली कम्युनिकेट विद देम और आसानी से अपने जो आइडियाज़ हैं और आपकी जो चीज़ें उनको मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एक उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको डिफ़ाइन किया। ये सब की सब चीज़ें जब एक बिजनेसमैन में होगी या बिजनेस वूमेन में होगी तो फिर तभी वो एक सक्सेसफुल हो सकता है। जस्टिफिकेशन, बीइंग क्रिएटिव कैन रिजल्ट in ideas that make a business stand out for its competitor, leading to an increased sale. But it is also important to a risk taker, as they have to need to be willing to make decision that might fail. Creative is important but not the most important characteristics. A creative but risk averse entrepreneur may miss the opportunity to be first to make, so losing the chance to gain a competitive advantage, so reducing their chances of success. क्रिएटिव तो ठीक है, मगर अगर क्रिएटिव के साथ साथ वो रिस्क टेकर नहीं हो, वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करना नहीं जानता, तो वो कैसे एक अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में लेके आएगा और उसको फ़ायदा उठाएगा और वो कैसे आगे सक्सेसफुल होगा। तो स्टूडेंट, ये तमाम जो मैं ऊपर जो सब मैंने तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो लिखी, इन सबको आप देखिए, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर उसी हिसाब से आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3E का एंड हुआ और आप इसको अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।